हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए ध्यानम क्लासेस के क्रैश कोर्स के सीरीज में मैं क्लास 10th का बायोलॉजी लेके आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा ये बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कम से कम समय में आप लोगों को कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मैं जितना जो हम ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स कराते हैं उतने डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हर टॉपिक को मतलब अच्छे से मैं समझाने का कोशिश करूंगा और थोड़ा सा फास्ट ही समझाऊंगा, ताकि मैं कम समय में आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए मैं आज के लेक्चर को शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो ध्यानम क्लासेस के इस बायोलॉजी के 10th क्लास के बायोलॉजी के सीरीज में मैं आज आप लोगों के लिए फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि सर ये लाइफ प्रोसेस क्या है। तो मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं, आप या दुनिया में जितने भी जीव हैं वो क्यों जीवित हैं, उसका कारण क्या है जिंदा रहने का। तो इसका आप सीधा आंसर कर सकते हो कि सर वो इसलिए जीव है, इसलिए वो जीव जीवित होता है क्योंकि वो खाना खाता है। बात बिल्कुल सही है। अगर खाना खाना बंद कर दे वो मर जाएगा। वो सांस लेता है, बहुत बिल्कुल सही बात। वो सांस लेने की वजह से वो जीवित है, क्योंकि सर उसका हार्ट धड़कता है और हार्ट के धड़कने से पूरे बॉडी में ब्लड का संचरण होता है। एक जगह से रक्त जो है पूरे शरीर में फैलता है। बिल्कुल, अगर हार्ट काम करना बंद कर दे हम मृत हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे शरीर से जो विषैला पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकलता है, इसके वजह से भी हम लोग जीवित रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ प्रोसेस को अगर हम डिफाइन करने का कोशिश करेंगे तो लाइफ प्रोसेस का सीधा शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवित जीव जिंदा रहने के लिए करता है, वे सभी प्रक्रियाओं को ही लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। अगर उनमें से एक भी प्रक्रिया रुक गया तो जीव निर्जीव हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो जीवन को बनाए रखने के लिए जो हमारा आपका शरीर जो भी क्रियाएं करती है, उसी क्रियाएं को ही हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम कहा जाता है। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। बोलेगा सर आप एग्जाम्पल दो, कैसे, कौन कौन सा क्रिया है जिसके वजह से हम आप जीवित हैं। चलो मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं। पहले इस डेफिनेशन को समझ लेता हूं। क्या कहा जा रहा है डेफिनेशन में? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये भाषा जो है हमारे 10th की क्लास के बुकों में मिलता है, लेकिन आप इस भाषा से निकल के एक अलग भाषा एग्जाम में लिखो, ताकि पढ़ने वाला, चेक करने वाला को लगे कि बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ाई करके आया है। ठीक है, तो क्या कहना है अपने लोगों का? कहना यह है कि वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवन हमारा आपका मतलब बना रहता है, अस्तित्व में रहता है, वे सभी प्रक्रियाओं को ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जिससे हम आप जीवित रहते हैं वही प्रक्रिया तो जैव प्रक्रम है। तो यहाँ पे उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया? अनुरक्षण। अनुरक्षण, अगर हमारा लाइफ का अनुरक्षण नहीं होगा, मेंटेनेंस, अगर हमारा आपका लाइफ का मेंटेनेंस नहीं होगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। मेंटेनेंस कैसे होगा? खाना खाने से, सांस लेने से, हमारे बॉडी में दिल के धड़कने से, हमारे शरीर से कचरा बाहर निकलने से। ये सब मेंटेनेंस का तरीका है जिससे हमारा आपका लाइफ बचा हुआ है। अगर ये खत्म, मेंटेनेंस मतलब शरीर में कोई भी मेंटेनेंस अगर रुक जाए, कोई भी जैव प्रक्रम रुक जाए तो जीवन खत्म हो जाएगा, बस एक को छोड़कर। अब किसको छोड़कर हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है? लाइफ प्रोसेस वे सभी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा जीवों का क्या होता है? अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। वे सभी प्रक्रियाओं को ही कहते हैं अपने लोग लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो चलो मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल है पोषण। पोषण मतलब भोजन करना, खाना खाना। अगर जीव जो है खाना खाना बंद कर दे, भोजन करना छोड़ दे, क्या जीवित रहेगा? पोषेबल ही नहीं है। तो भैया लाइफ मतलब पोषण क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है, एक जैव प्रक्रम है। उसी तरह से दूसरा, परिवहन। जो खाना खाए हैं वो खानाओं को कोशिका तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो कोशिका मर जाएगा, और कोशिका मर जाएगा तो हम लोग का शरीर कैसे जीवित रहेगा? हम सब, आप सब मर जाएंगे। अगर कोशिका जीवित है तब तो हम सब जीवित है, और कोशिका ही खत्म हो जाएगा तो कैसे?
कैसे हमारा शरीर बनेगा, कैसे आपका शरीर काम करेगा, सारा चीज खत्म हो जाएगा। तो क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि जो हमने जो भोजन किया है, उस भोजन को हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाना ही परिवहन है। और इसमें भाग लेता है हमारा हार्ट। हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड जो है सारे पोषक पदार्थ लेकर कोशिका तक पहुंचा देता है, और कोशिका में जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको लेकर बाहर निकलवाने का काम करता है। ये रक्त करता है। रक्त को चलाता कौन है, रक्त का परिसंचरण कौन करता है, हमारा हार्ट सिस्टम। तो परिवहन अगर खत्म, हार्ट का धड़कना बंद, तो पूरा शरीर जो है खत्म हो जाएगा। तो ये परिवहन भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। उसी प्रकार से शोषण, अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे तो हमारे आपके शरीर में ऊर्जा निकलना बंद हो जाएगा। तो शोषण के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा बनता है, और ये बंद हो गया तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। आप सांस को कितने देर तक हम मतलब जो रोक के रख सकते हैं, कुछ चंद सेकंड, चंद मिनट। अगर इससे ज्यादा अगर हमने रोकने का कोशिश किया तो वो इंसान मर जाएगा, वो जीव खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को मेंटेनेंस कर रहा है, जीवित रखने में मदद कर रहा है। ये लाइफ प्रोसेस है। उसी तरह से अगला उत्सर्जन, हमारे शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बने हैं उसको शरीर से बाहर निकालना है। अगर नहीं निकालेंगे वो शरीर में वो विषैला पदार्थ हमारे शरीर को ही नष्ट कर देगा। कितने दिनों में? कुछ चंद दिनों में। अगर हमारा आपका किडनी काम करना बंद कर दे, विषैला किडनी क्या करता है, हमारे शरीर में जो विषैला पदार्थ है उसको मूत्र के द्वारा बाहर कर देता है। जरा सोचो, अगर किडनी फेल हो गया क्या स्थिति होगा, लीवर फेल हो गया क्या स्थिति होगा। लीवर, किडनी क्या कर रहा है, हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। पसीना, हमारा स्किन, वो अंदर के कचरे को बाहर निकाल रहा है पसीने के रूप में। अगर निकलना बंद हो गया तो क्या होगा, कुछ दिनों में ही हमारे शरीर में इतने विष जमा हो जाएंगे जिसकी वजह से हम आप खत्म हो जाएंगे। तो ये उत्सर्जन लाइफ प्रोसेस है। और जनन भी एक लाइफ प्रोसेस है। लेकिन याद रखना, जनन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो जीवों के लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक है। वैकल्पिक मतलब विकल्प है। ये ऑप्शनल का मतलब क्या हो गया, वैकल्पिक। ये ऑप्शनल है, जीव करे या ना करे वो जीवित रहेगा। लेकिन ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो जीव अपनी जनसंख्याओं को बनाए रखता है। अगर जीव जनन करना छोड़ दे तो उसकी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। जरा सोचो ना, जरा सोचो। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। क्या कोई ऐसा इंसान बताओ जिसके पास संतान नहीं है, क्या वो खत्म हो गए? नहीं, उसने जनन तो किया लेकिन उस संतान, अगर मान लो कोई इंसान सोच ले कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है, मुझे संतान को मतलब पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ाना है, तो क्या वो मर जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जनन ही एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो ऑप्शन है। करो या ना करो, इससे आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन कहां फर्क पड़ेगा? आपकी जनसंख्या पर। अगर कोई भी जीव, जैसे मानव सोच ले कि अब के बाद मैं जनसंख्या नहीं बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा? सारे मानव मर जाएंगे क्या? नहीं। लेकिन आने वाला भविष्य में मानव नहीं बचेगा, उसकी जनसंख्या ही खत्म हो जाएगी, वो नाश हो जाएगा, वो विनाश हो जाएगा। तो ये समझ रहे हो ना, जनन एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है जो वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। लेकिन वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो अपनी जनसंख्या को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो जनन आवश्यक है। कंप्लीट हो गया। ये सारे जितने भी हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये लाइफ प्रोसेस है। क्या ये बउआ, ये बेटा, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस हैं। और यही लाइफ प्रोसेस के वजह से हमारा आपका जीवित रहना संभव है। अगर हमारे आपका जीवन चल रहा है इसी की वजह से, इनमें से कोई भी एक खत्म, कोई भी एक रुक गया, सारा जीवन खत्म हो जाएगा। इसी को कहा जाता है, यही लाइफ प्रोसेस की वजह से हमारे आपके शरीर का, जीवन का मेंटेनेंस होता है, जीवों का मेंटेनेंस होता है। वही तो डेफिनेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपने खुद से मन से भी लिख सकते हो कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवन का जो है अनुरक्षण होता है या जीवन का बनाए रखता है, जो जीवन को क्या करता है, बनाए रखता है, उन सभी प्रक्रियाओं को ही लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो चलो मैं जान समझता हूं, अब जितनी भी लाइफ प्रोसेस है दुनिया में, उसको चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। अगर एनर्जी नहीं मिलेगा, जरा सोचो ना, हमारे आपका शरीर कैसे काम कर रहा, ऊर्जा की वजह से। लीवर काम करा ऊर्जा की वजह से, किडनी काम करा ऊर्जा की वजह से, हार्ट काम करा ऊर्जा की वजह से, ब्रेन काम करा ऊर्जा की वजह से, हम पढ़ा रहे हैं ऊर्जा की वजह से, आप पढ़ पा रहे हैं ऊर्जा की वजह से। संसार में बिना ऊर्जा का कुछ है क्या?
कुछ नहीं, बिना एनर्जी का कुछ नहीं है। तो हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं उसको करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और वो ऊर्जा कैसे मिलेगा? पोषण से, भोजन से। तो चलो यही तो लाइन लिखा हुआ है। क्या बोला जाता है? दुनिया में जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, जैविक प्रक्रिया के संचालन के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जो जीव पोषण के विधि के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? कि जितनी भी लाइफ प्रक्रिया हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा हमें कैसे मिलेगा? ऊर्जा हमें भोजन करने से मिलेगा। और भोजन कैसे प्राप्त होगा? जीवों के पोषण करने से मिलेगा। तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप जो है अपने इसका जो है आप नोट्स तैयार कर पाओ। ठीक है बउआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले वाला भी लेक्चर, पहले वाला स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसको नोट्स के रूप में बनाते रहना है आपको। ठीक है, इसका भी ले लेंगे आप लोग। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। कहा जाता है पोषण क्या है। मैंने पढ़ाया कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पोषण, दूसरा है परिवहन, तीसरा है उत्सर्जन, चौथा है, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप जरा यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, क्या क्या लाइफ प्रोसेस है। टोटल 5 है। कौन कौन सा? पोषण, परिवहन, शोषण, उत्सर्जन, जनन, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस है। चलो हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं पोषण। पोषण क्या होता है? हमने बताया था जितनी भी लाइफ प्रोसेस है उसको संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है, और भोजन हमें पोषण से प्राप्त होता है। तो पोषण क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आया, पोषण क्या है? पोषण वह विधि है, क्या कहा जा रहा है? पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव जो है पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। पोषक पदार्थ मतलब क्या? भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे जीवित रहने के लिए वो चाहिए, वो हमारे शरीर को जरूरत है। उन्हीं सब पदार्थों से हमारा आपका शरीर बना है। और वो पदार्थ कहाँ है? भोजन में। उस पदार्थ को क्या कहेंगे? पोषक पदार्थ कहेंगे। उसको कहेंगे पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। समझ में आ रहा है बात? क्या कहा, मतलब क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे आपके शरीर में जो भोजन मतलब हम लोग खाते हैं, उस भोजन में हमारे आपके शरीर को बनाने वाला पदार्थ मौजूद है। उसी पदार्थ का नाम पोषक पदार्थ है, और इसीलिए हम लोग पोषण करते हैं। तो क्या कहा गया डेफिनेशन में? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन। आप क्या डेफिनेशन दोगे? कि जीव मतलब जो है वह विधि जिसमें जीव क्या करते हैं? पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। वही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और ये पोषण में एक शब्द आया, पोषक पदार्थ। हमने जस्ट बताया ना कि पोषण से क्या मिलता है? पोषक पदार्थ। अब पोषक पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उस बात का हम चर्चा कर रहे हैं। पोषक पदार्थ वे पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनसे सारी क्रियाओं को कराने के लिए पोषण मिलता है। पोषण में क्या मिलता है? ऊर्जा और आवश्यक जैव अणु। और ये ऊर्जा और आवश्यक जैव अणु के कारण ही हमारा आपका कोशिका काम करता है। अगर ये आवश्यक जैव अणु और ऊर्जा ना मिले, क्या जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। खाना में आखिर क्या है? भोजन में क्या है? कुछ ऐसे चीज तो हैं जिसकी वजह से हमारा आपका कोशिका काम कर रहा है। वो चीज क्या है? वही पोषक पदार्थ है। और उस पोषक पदार्थ में मुख्य रूप से 2 ही चीज है। क्या? ऊर्जा देने वाले पदार्थ है, और उसके साथ साथ कुछ आवश्यक जैव अणु है। आवश्यक जैव अणु का मतलब मैं बताऊंगा क्या क्या चीज मौजूद होता है। चलो मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं क्या क्या है। क्लियर हो रहा है? हमारे भोजन में क्या क्या चीज मौजूद होते हैं उस बात को आप समझो। भोजन में सबसे पहला होता है, भोजन में सबसे पहला चीज मौजूद जो है मतलब जिसको पोषक पदार्थ कहते हैं, भोजन में मौजूद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट्स ही कहा जाता है। और दूसरा चीज मौजूद होता है फैट, जिसको अपने लोग वसा कहते हैं। फैट मतलब वसा हो गया। और तीसरा चीज मौजूद है प्रोटीन। तीसरा चीज क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन को भी प्रोटीन ही कहते हैं हिंदी में। और चौथा चीज क्या है? विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल्स। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा, सर ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? पता है कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या करता है?
इसी के खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा जो हमारे आपके शरीर में मिलता है, एनर्जी जो मिलता है, इसी के कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलता है। ये फैट जो है हमारे शरीर में वृद्धि कारक है। हमारे शरीर में वृद्धि जो ग्रोथ होता है, वो ग्रोथ का कारण क्या है? फैट। ये प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, ये हमारा प्रोटीन है। बॉडी बिल्डिंग मतलब क्या? हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां, हमारे हाइट को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? प्रोटीन। हमारे शरीर का वजन, हमारे शरीर को मोटापा, हमारे शरीर में ये वृद्धि करने का काम कौन कर रहा है? फैट। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो बोलोगे सर सारा काम तो कर लिया, ये विटामिन और मिनरल क्या किया? विटामिन और मिनरल्स जो होता है बाबू, वो हमारे शरीर में रोग से बचाने का काम करता है। रोगों से बचाने का काम करता है। अगर ये हमारे शरीर में कमी हो गया विटामिन और मिनरल का, तरह तरह का रोग लगेगा। जैसे विटामिन में आपके अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई, बताओ जरा क्या होगा? आंखों संबंधित रोग होगा। अगर विटामिन सी हो गई, स्किन संबंधित रोग होगा। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कमी हो गया, रक्त संबंधी रोग होना शुरू हो जाएगा। ये क्या है? विटामिन से। ये विटामिन डी कमजोर मतलब कम हो गया तो क्या होगा? जरा सोचो, हड्डी कमजोर हो जाएगा। उसी तरह कैल्शियम को कहते हैं मिनरल। मिनरल मतलब होता है लवण, खनिज लवण। सॉरी, मिनरल मतलब क्या हो गया? खनिज लवण। तो खनिज लवण में क्या है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सब क्या है? ये हमारे शरीर में पाया जाना मिनरल्स है। जरा सोचो, कैल्शियम अगर हमारे शरीर को नहीं मिला तो क्या होगा? हड्डी कमजोर हो जाएगा। आयरन नहीं मिला तो रक्त की कमी हो जाएगी। ये सब कहाँ मिलता है? ये सब हमारे भोजन में मिलता है। ये सब चीज भोजन में है, फूड में अवेलेबल है। और जब ये सब चीज फूड में होता है, इसी सब चीज को हम लोग कहते हैं पोषक पदार्थ। क्या कहते हैं बुआ? पोषक पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और पोषक पदार्थ कहाँ रहता है? भोजन रहता है। क्लियर हो गया? इसी को हम लोग कहते हैं आवश्यक जैव अणु। ये जितने भी अणु हैं, इसी को कहा जाता है जैव अणु। क्या कहते हैं बुआ? जैव अणु कहा जाता है। तो अब यहाँ पे गौर से पढ़ो, डेफिनेशन समझ में आएगा। वैसे पदार्थ जो सारी क्रियाओं को कराने के लिए ऊर्जा तथा जैव अणु को देता है। अब समझ में आ गया ना जैव अणु क्या है? ये जितने भी भोजन में पदार्थ हैं, अणु पाए जाते हैं, उसी को कहा जाता है जैव अणु। और उसी अणु से मिलकर हमारा आपका शरीर बना है। अगर ये सब नहीं आएगा शरीर में, तो हम सब आपके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। बात समझ में आया कि नहीं आया? आप जरा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब आगे कहता हूं टाइप ऑफ पोषण। ये तो देखो, ये आप लोग तो पढ़े होंगे, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको मैं मतलब जो है कम, इसको एकदम फास्टली पढ़ा के निकालता हूँ, ठीक है? आपको ये आसान लगता होगा ये, क्योंकि हम लोग मतलब जो कई बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं पोषण के प्रकार, स्वपोषण, परपोषण, ये सब तो पढ़े हुए बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए अब पढ़ने जा रहा हूँ कि पोषण के प्रकार क्या है। मुख्यतः पोषण के दो प्रकार होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। अच्छा, स्वपोषण हम जानते हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बना लेता है। क्या करता है? अपना भोजन खुद बना लेता है, स्वयं बना लेता है, स्वयं बना लेता है। ऐसे ही जीव को, ऐसे ही पोषण को कहते हैं स्वपोषण। और इसमें क्या होता है? परपोषण में जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर करता है, वो स्वपोषण करता है। अपना भोजन जो है, अपना भोजन के लिए अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है, दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसको क्या कहेंगे? परपोषण कहेंगे। वो तरीका क्या है? परपोषण। और ऐसे जीव को क्या कहेंगे? परपोषी जीव। और जो अपना भोजन खुद बनाता है, परपोषण। और ऐसे जीव को क्या कहेंगे? परपोषी जीव। क्लियर हो रहा है? तो चलो सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे स्वपोषण, उसके बाद हम चर्चा करेंगे परपोषण का। तो ये सब आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप नोट्स जो है अच्छे से कर पाओ, ठीक है? लिख लिया? आगे बढ़ो। चलो अगला है, अब हम बात करें स्वपोषण का, जिसको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। स्वपोषण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रॉप्स।
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का देखो, ऑटोट्रॉप्स, देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब अपने आप, सेल्फ का मतलब क्या हो गया? अपने आप, स्वयं। और ट्रॉप्स का मतलब होता है, ट्रॉप्स का मतलब होता है भोजन, फूड। जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अपने आप बना लेता है, उसी को कहा गया है स्वपोषण। तो यहां देखो और क्या कहा जाता है? ऑटो ट्रॉप्स शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, ऑटो और ट्रॉप्स से मिलकर बना है, जिसमें ऑटो का अर्थ होता है स्वतः, ऑटो का अर्थ क्या है? सतह, और ट्रॉप्स का अर्थ होता है पोषण, मतलब ऐसी विधि जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, वैसे विधि को ही कहा जाता है स्वपोषण। क्या कहा जाता है? स्वपोषण, ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? दुनिया में कौन कौन से जीव ऑटोट्रॉप्स करते हैं? हरे पेड़ पौधे, बहुत अच्छा। दुनिया में जितने, सिर्फ पेड़ पौधा का नाम मत लेना, क्योंकि उस पेड़ पौधा के अंदर गोबर छत्ता भी पेड़ पौधा में आता है, उसको कहते हैं निम्न वर्गीय पादप। निम्न वर्गीय पादप ऐसा है जो अपना भोजन कहीं दूसरे मतलब जो जीवों से प्राप्त करते हैं, जैसे गोबर छत्ता, वो निम्न वर्गीय जंतु है, वो हरा पेड़ पौधा नहीं है, वो पेड़ पौधा है लेकिन हरा नहीं है। और दुनिया में जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे क्या है? स्वपोषण। और हरे पेड़ पौधे के अलावा कुछ जीव और हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कवक बोलते हैं, जैसे शैवाल, आपने सुना होगा, हरा शैवाल, नीला शैवाल, ब्लू मतलब जो है हरित मतलब जो इसको कहा था ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, आपने नाम सुना होगा। ये सब शैवाल ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बना लेता है। तो दुनिया में दो ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन क्या करता है? खुद बना लेता है, और ऐसे जीव को ही कहा जाता है स्वपोषी जीव। तो चलो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक है, अब क्या कहा जाता है इसका अगला डेफिनेशन क्या बोला गया? अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन सरल कार्बनिक पदार्थों से बनाता है। अब सरल कार्बनिक पदार्थ मतलब CO2 और H2O से, और CO2 और H2O से, CO2 मतलब जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O मतलब जल, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके वो अपना भोजन खुद बना लेता है, ऐसे ही जीव को कहा जाता है स्वपोषी जीव, या उस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपोषण। तो यहां देखो डेफिनेशन क्या लिखा है? अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे जल और खनिज मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, ऐसे ही विधि को कहा जाता है स्वपोषण, और ऐसे जीव को कहा जाता है स्वपोषी जीव कहा जाता है। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या आया? पेड़ पौधा। हम जानते हैं कौन से पेड़ पौधे? हरे पेड़ पौधे। यहां लिख देना कौन से पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं? ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं, हरे पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन सा जीव और है? शैवाल। कौन सा शैवाल? शैवाल का नाम है हरित शैवाल, जिसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। दूसरा कौन सा शैवाल? लाल शैवाल, जिसको रेड एल्गी कहते हैं। तीसरा कौन सा शैवाल? साइनोबैक्टीरिया। बोलेगा सर ये तो बैक्टीरिया है, आप तो शैवाल का नाम बोल रहे थे। नहीं बेटा, ये भी मतलब जो शैवाल है, इस शैवाल का नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं नील हरित शैवाल। आप लोग पढ़े होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, और नील हरित शैवाल का ही दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। आप यहां से याद रखना, ये जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया नील हरित शैवाल क्या होता है? तो साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं। या पूछा गया साइनोबैक्टीरिया क्या है? कौन सा जीव है? शैवाल है। कौन सा शैवाल है? नील हरित शैवाल है। ये याद रख लेना आप, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नील हरित शैवाल के बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो क्लियर हो गया कि कैसे भोजन बनाते। अब क्या कहा जा रहा है कि सभी हरे पौधे स्वपोषण के द्वारा क्या करते हैं? भोजन को प्राप्त करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ूं। ले लिया आपने? चलिए अगला क्वेश्चन है। अब बोला जाता है दुनिया में जितने भी स्वपोषी जीव हैं, स्वपोषी जीव में हरे वर्णक पाए जाते हैं। हरे वर्णक का मतलब उसमें मतलब क्या है
ग्रीन मतलब जो पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, उस ग्रीन पिगमेंट को, हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहा जाता है या पर्णहरित कहा जाता है। और इसी पर्णहरित के कारण वो जीव में हरा हरा कलर का दिखाई देता है। तो दुनिया में जितने भी हरे कलर वाला मतलब जो आपको जीव मिलेगा, वो बोलेगा सर हरा तो पेड़ पौधा होता है। हाँ, मैं पेड़ पौधा की ही बात कर रहा हूं। जो पेड़ पौधा का जो हरापन है, वो हरापन किसके वजह से है? वो है हरापन क्लोरोफिल पर्णहरित के वजह से है। अब ये क्लोरोफिल कहां रहता है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? आप लोग क्लास 9th में सेल चैप्टर पढ़े होंगे, और वहां पे नहीं पढ़ा है तो वहां पे जाके पढ़ लेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है। ठीक है, मैं यहां आगे बढ़ता हूं। क्या बोला जाता है? जितने भी दुनिया में स्वपोषी जीव हैं उसमें हरे वर्णक पाए जाते हैं, जिसे हम क्लोरोफिल या पर्णहरित के नाम से जानते हैं। और ये सूर्य के प्रकाश से आने वाले प्रकाश को कैद कर लेता है और उससे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्योंकि ऊर्जा हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन को CO2 और H2O के रूप में जमा कर देता है। और वही जमा होने से जो केमिकल रिएक्शन करके जो चीज बनता है उसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और यही सारी प्रक्रिया को ही कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। आपको लग रहा होगा सर आपने क्या क्या बोल दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, घबराने का नहीं। एकदम मैं बता रहा हूं ना कि कम समय के अंदर मैं बायोलॉजी आपके नस नस में घुसा दूंगा। आपके रक्त में ना चला गया हो तो आप कह देना कि सर आपने गलत कहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। आप बोले ना कि आप सिर्फ धैर्य को बना के रखे, आपके शरीर के अंदर मैं बायोलॉजी को समाहित कर दूंगा। समझ में आया बात? तो बउआ एकदम घबराना नहीं। एग्जाम तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं, आपके साथ मेहनत करने वाला हूं, ताकि मैं आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर सफलता दिला सकूं। ठीक है, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सभी जरूरतमंद बच्चों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाए, ताकि उनका अगर बायोलॉजी कमजोर रह गया है और उनके वजह से उनको टेंशन हो रही होगी, तो हमारे वीडियो की मदद से वो अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आगे समझाता हूं। तो देखो ये क्या कहा, इसका क्या करना, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस पे लौट के आऊंगा। ले लिया आपने? सारा जितना बात है सारा नोट्स में लिखना है। क्या कहा जा रहा है कि दुनिया में जितने भी हरे मतलब स्वपोषी जीव हैं, स्वपोषी जो जीव हैं उसके पास क्या होता है? हरे वर्णक होते हैं, हरे वर्णक होते हैं। और उसी हरे वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्णहरित। पर्णहरित कहा जाता है, या क्लोरोफिल भी हिंदी में ही कहा जाता है। अच्छा, ये क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को कैद कर लेता है। ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप कर लेगा, मतलब सूर्य के प्रकाश को कैद कर लिया, प्रकाश को कैद कर लेता है। आप पूछोगे सर क्यों कैद कर लिया? क्यों कैद कर लिया? क्योंकि याद रख लेना, दुनिया में मतलब जो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, दुनिया क्या, पृथ्वी पर, दुनिया का तो मतलब हम पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात करें? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर ऊर्जा का एक ही मात्र स्रोत है, वो सूर्य। अगर सूर्य ऊर्जा नहीं देगा, सूर्य से प्रकाश अगर नहीं आएगा, तो इतना मान के चलना पूरा संसार में ऊर्जा जीरो हो जाएगा, पूरा पृथ्वी पर के जीव मर जाएंगे। क्योंकि ऊर्जा पृथ्वी पर ला के दे रहा है सूर्य, और उसी ऊर्जा को जो स्वपोषी जीव है, जो हरे पेड़ पौधे हैं, उस ऊर्जा को कैद कर लेता है, और उसी ऊर्जा को कैद करके वो जमा कर देता है। किसमें? केमिकल रूप में, रासायनिक रूप में जमा कर देता है। और इससे क्या फायदा होता है? तो लाइट ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो याद रखना, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। और ये कैसे होता है? तो यहां समझा रहे हैं कि सबसे पहला स्वपोषी जीव था,
उसके पास क्लोरोफिल था, और क्लोरोफिल होने के वजह से वो जीव कैसा दिखता है, हरे रंग का दिखता है। मतलब पेड़ पौधा के हरे रंग का कारण है। पेड़ पौधा हरे रंग का क्यों है, ये क्लोरोफिल के वजह से। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। और ये क्लोरोफिल के पास क्षमता है, याद रख लेना, क्लोरोफिल के पास ऐसी क्षमता, एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट के पास ऐसी क्षमता है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करके क्या करता है, जो क्लोरोफिल के पास इलेक्ट्रॉन है, याद रखना दुनिया में इलेक्ट्रॉन के रूप में ही वो ऊर्जा के संचित होता है। ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये पता है आपको, लाइट, हम जो अपने घर में लाइट जलाते हैं, ये आपको बिजली मिलता है, ये बिजली कैसे चलती है, कौन ऊर्जा देता है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, और वो क्या कर रहा है, क्लोरोफिल के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, लाइट क्या करता, आएगा उसको जमा कर लिया, और उस लाइट के वजह से क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, CO2 और H2O, याद रख लेना बहुआ, ये इलेक्ट्रॉन था, CO2 और H2O मिलकर इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास जमा कर लेता है, और जमा करके पता है क्या बनाता है, जमा करके बनाता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। C6, आप लोग पढ़े होंगे, C6H12O6। और ये कौन सा ऊर्जा है, ये रासायनिक ऊर्जा है। और इलेक्ट्रॉन क्यों निकला, लाइट के वजह से। कहां से निकला, क्लोरोफिल में से निकला। याद रख लेना, आज आपको, आप रट्टा मार मार के मतलब प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे, लेकिन जीवन में आपको नहीं समझ में आया होगा कैसे पेड़ पौधा भोजन बना लेता है। कभी आप लोग नहीं सोचे होंगे, आप अपने शिक्षक से, अपने टीचर से ये नहीं पूछेंगे, सर आखिर क्लोरोप्लास्ट, आखिर पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता है, उसका कारण क्या है। आज आपको सीखने को मिलेगा कि पेड़ पौधा भोजन कैसे बनाता, ये आंखों से आपको दिखाई देगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जो स्वपोषी जीव है उसके पास क्लोरोफिल था, और क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट में ईश्वर ने ऐसी ताकत दिया है, ईश्वर ने उसको, कि वो सूर्य की एनर्जी को जमा कर लेता है, पकड़ लेता है, कैद कर लेता है। और जब कैद करके रखता है तो क्या हुआ, यहां पर जो क्लोरोफिल था उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आता है, उसी इलेक्ट्रॉन को पेड़ पौधा CO2 और H2O की मदद से उसको जमा कर लेता अपने बीच में, और वो जो एनर्जी जमा हुआ उसी से निर्माण कर लिया कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधा भोजन के रूप में बनाता है। तो याद रखना, ये सारा विधि, जो ये सारा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इन सारे प्रक्रिया को ही कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, संश्लेषण। इसको इंग्लिश में अपने लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आप लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है बुआ, फोटोसिंथेसिस। नाम क्लियर हुआ, आपको समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, दिखाई दिया कि नहीं दिया। आप कभी भी रट्टा मार के नहीं पढ़ना, आपके लिए हम हैं, आपको तोड़ तोड़ कर हर चीज समझाएंगे, और एकदम टाइमली आपका सिलेबस जो है बायोलॉजी का मैं खत्म करूंगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, हम हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, चलिए अब जो है प्रकाश संश्लेषण को कैसे परिभाषित किया जाए इसको समझाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 रिड्यूस हो जाता है। आप बोलोगे सर कैसे रिड्यूस हो गया, रिड्यूस का मतलब क्या है, रिड्यूस का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जमा कर लिया। कौन जमा कर लिया, पेड़ पौधा ने, मतलब जो है CO2 ने। और CO2 कहां मिला पेड़ पौधा को, बाहर से। हम जानते हैं ना, पेड़ पौधा CO2 को लेता है, O2 को छोड़ता है। बचपन से तो हमें यही सिखाया गया। हम लोग ये बात जानते कि नहीं जानते, पेड़ पौधा से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और CO2 हमारा छोड़ा हुआ CO2 वो पेड़ पौधा ले जाता है, जिसकी वजह से हमारा आपका जीवन ये साइकिल चलता रहता है। क्लियर है।
तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ बउआ कहा जा रहा है क्या कि रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन को अपने लोग कहते हैं अपचयन। अपचयन करता है जब CO2 अपचयन करके ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। इसी विधि को हम लोग कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बिना वाटर का ये अपचयन नहीं हो पाएगा, ये वाटर चाहिए, पानी चाहिए, और ये अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट में खुद को बदल लेता है। यही प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है, प्रकाश फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आप एक बात बोलोगे, सर मुझे ये रिडक्शन नहीं समझ में आया, अपचयन नहीं समझ में आया, ये बउआ केमिस्ट्री का चीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको 10 सेकेंड में ये चीज समझाने का कोशिश करता। 10 सेकेंड नहीं, 1 मिनट लगेगा। आप एकदम गौर करना। रिडक्शन क्या होता है, केमिस्ट्री में 2 शब्द समझो आप, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। क्या नाम है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को कहते हैं अपचयन, अपचयन, और इसका नाम होता है उपचयन। और दोनों में, दोनों क्या है, अब जरा देखना, अगर कोई एटम, एटम मतलब परमाणु, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले लेता है, उस घटना को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अगर कोई परमाणु क्या करे, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, वो प्रक्रिया कहलाता है ऑक्सीडेशन। जरा सोचो ना, इलेक्ट्रॉन को लेना रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देना ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। या ऑक्सीजन को त्याग देना, या ऑक्सीजन को क्या करना, ऑक्सीजन O को हम जानते हैं ना, ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऑक्सीजन को क्या कर देता है, त्याग देता है, ऑक्सीजन का त्याग कर देना ही रिडक्शन है। या ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, O2 को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर हो रहा है। देखो घबराना, इसमें कभी कंफ्यूज आप मत हो जाना। रिडक्शन का आपको हम गोल्डन तरीका बता दिए, कभी आप इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का गेन, इलेक्ट्रॉन को ले लेना रिडक्शन है, या O2 को छोड़ देना, बाहर कर देना, रिडक्शन है। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर करना ऑक्सीडेशन है, या ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेना ही ऑक्सीडेशन है। क्लियर हुआ। अब जरा यहां पे देखो, अब ये प्रोसेस को देखो, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। CO2 और वाटर मिलकर क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया। देखो ना, ये तीर दिखा रहे हैं, ये तीर का निशान मतलब क्या, CO2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को लेना क्या है, रिडक्शन है, इसको कहते हैं अपचयन। जब CO2 अपचयित होकर मतलब जो अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है, वही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता। तो बस एक छोटा सा डेफिनेशन आप रट्टा मारने वाला डेफिनेशन छोड़ दो, अब सीखने वाला समय आ गया आप लोगों का। क्या सिखाया हमने, बताए ना। अगर कोई पूछ ले आपसे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बताना प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें CO2 रिड्यूस होकर अपचयित, मतलब अपचयन करके CO2 रिड्यूस होकर अपचयनित होकर किसका निर्माण कर लेता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। और यही बनाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ दिमाग में कि नहीं हुआ। अब पूछोगे सर इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, तो बताए थे वो सूर्य का प्रकाश ने निकाला था। कहां से निकाला था, क्लोरोफिल से निकाला था। और वही इलेक्ट्रॉन को किसने जमा कर लिया, CO2 ने जमा कर लिया, CO2 ने ले लिया। किसके मदद से, जल के मदद से। और ये जल के मदद से लेने के बाद इसके क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, अपचयन हुआ CO2 का। और अपचयन होके क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहें, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यही से आपका डेफिनेशन निकल के आता है। और
किताब का डेफिनेशन रट्टा मार मार के जीवन को मत काटें, आप कॉन्सेप्ट के आधार पर चलें ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। चलो मैं आगे चलाता हूं। अब यहां पर पढ़ के देखो, अब सेम चीज उसको लिखा गया। क्या लिखा कि स्वपोषण जीव में हरे वर्णक होते हैं जो क्लोरोफिल या पर्णहरित कहलाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को कैद कर लेता है, याद है ना, कैद कर लिया। और CO2 तथा H2O की उपस्थिति में वो किसका निर्माण कर लिया, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लिया। और यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। यही चीज तो मैंने समझाया, लेकिन मैंने बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाया। और ये बहुत मतलब किताबी भाषा, रट्टा मार रट्टा मार, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है और सामने वालों को समझाना है। जिसको नहीं आता उसको हेल्प कीजिए, ताकि आप जब समझाएंगे तो आपके अंदर और अच्छे से रिवीजन होगा वो, और वो आपको फायदा करेगा। चलिए ठीक है, आपने तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब वही बात है ना, प्रकाश संश्लेषण वह विधि है जिसमें प्रकाश ऊर्जा, मैंने पहले ही बताया था, कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, बदल कर स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, एक्चुअली में ग्लूकोज का निर्माण करता है, और उसी को जमा करके स्टार्च में बना लेता है वो। आगे हम पढ़ेंगे। और वो स्टार्च निर्माण करता है, और यही विधि हम लोग को क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो किसी तरह से आप डेफिनेशन दे सकते हो। अब क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थ H2O तथा CO2 स्थिरीकरण करता है। बताए थे ना, स्थिरीकरण मतलब क्या, दोनों को जोड़ लेता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, अपचयन कर लेता है। अपचयन को ही स्थिरीकरण कहेंगे। फिक्सेशन कर लिया, और फिक्सेशन करके किसका निर्माण किया, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है। तो जरा देखो क्या हुआ यहाँ पे, हम डेफिनेशन, इसका मतलब रिएक्शन को याद रखना आप। ये रिएक्शन VBI है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना। जब आप प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख रहे हो तो वहां पे आपको ये रिएक्शन भी लिखना है। और कई बार, हर बार एग्जाम में लगभग ये पूछ ही देता है। ये रिएक्शन को भूलना नहीं। यहां पर CO2 को रिएक्शन करा रहे H2O के साथ, क्योंकि जोड़ना है, रिड्यूस करना है। बीच में इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इस दोनों को जोड़ेगा, और जोड़ के क्या बनाएगा, C6H12O6। अब जरा देखो कैसे हो रहा है, जुड़ कैसे रहा है। तो कितना यहाँ CO2 है, यहाँ पे 6 CO2 है, और वाटर कितना लग रहा है, 12। CO2 की मात्रा क्या है, 6, और मतलब जल की मात्रा क्या है, 12, और इलेक्ट्रॉन भी इसको देना है साथ में, तभी तो ये जुटेगा, तभी तो C6H12O6 बनाएगा। तो याद रख लेना, ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से, सनलाइट और क्लोरोफिल से। देखो ना, इलेक्ट्रॉन कहां से मिला था, सूर्य की ऊर्जा, और क्लोरोफिल मिलेगा तभी निकालेगा। अगर इस दोनों को हमको नहीं लिखना है, हम सिंपल से इतना बात कर देते, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देते। तो इसका मतलब यही था, सूर्य के लाइट और क्लोरोफिल दोनों आ जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा बात बोलेंगे, क्या CO2 H2O और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बच्चों का परिभाषा ये क्या क्या परिभाषा है, CO2 और H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा सोचो, वही बात को लिखे थे हम, CO2 और H2O प्लस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो गया था, कार्बोहाइड्रेट बनाया था। वही चीज तो यह कह रहा है, वही चीज में यह कह रहा है। तो अब क्या हुआ, हम जानते हैं दुनिया में आप कोई भी चीज बनाओ, कोई अच्छी चीज को बनाओ तो क्या होता है, अच्छी चीज को बनाने में क्या होता है, कभी कभी कचरा भी उत्पन्न हो जाता है। ये याद रख लेना बउआ। ये क्या हो जा रहा है, अच्छी चीज को बनाने में कभी कभी कचरा उत्पन्न हो जा रहा है, कभी क्या हमेशा उत्पन्न होता है। आप कुछ भी करो, कचरा उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है, नेचर है। कुछ भी करो ना, आप जैसे लकड़ी का टेबल बना लो, वहां से भी कचरा निकलेगा। आप लोहा का कोई वस्तु बना रहे हो, वहां से भी आपको कचरा निकलेगा। यहां तक तो छोड़ो, आप नोट्स बना रहे हो, मतलब जो बना रहे हो, और वहां भी कुछ घसा फंसा जाता है, गलती काट दे तो वहां भी कचरा बनता है। हर जगह दुनिया में कचरा बनता है। तो जब ये ग्लूकोज बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, उसके साथ दो कचरा बन रहा था। एक कचरा था ऑक्सीजन और दूसरा था जल। और इस कचरा को कहते हैं बाई प्रोडक्ट। याद रखना,
इसको कहा नाम दिया गया है कचरा को। जब भी कचरा निकलता है उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट बन गया, मतलब अवशिष्ट, उसका कोई काम नहीं है उसके अंदर, और उसका काम नहीं है, और इसलिए वो पेड़ पौधा इसको बाहर निकाल देता है। एस्टोमाटा दोनों के वाटर को भी और ऑक्सीजन को भी एस्टोमाटा से बाहर निकाल देता है, और जब बाहर निकलता है तब हम आप जो है उसका उपयोग कर लेते हैं। हमने पढ़ा है ना कि CO2 लेता है और O2 निकालता है। क्यों O2 निकाला? क्योंकि कचरा के रूप में जब वो क्या हो रहा था, जब ये रिड्यूस हो रहा था तो यहां पर एक्स्ट्रा में वाटर बन गया, एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन बन गया, और जैसे ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन जैसे बना तो ये बाई प्रोडक्ट के रूप में कचरा के रूप में बाहर निकल गया। तो ये दिमाग में याद रखना कि जब प्रकाश संश्लेषण करता है तो कचरे के रूप में क्या बाहर निकलता है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जो हमको चाहिए था, ग्लूकोज चाहिए बना लिया, और जो कचरा चाहिए बाहर निकाला, कचरा के रूप में क्या निकाला, पता ना क्या निकाला, ऑक्सीजन और H2, और इसी को कहेंगे अपने लोग बाई प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? बाई प्रोडक्ट। तो कितना ऑक्सीजन निकाला, कितना H2 निकाला? 6 ऑक्सीजन निकालता है, 6 H2 निकालता है। ये याद रखना, रिएक्शन को याद रखना। कितना CO2 का जरूरत था? तो 6। वाटर का कितना जरूरत था? 12। और किसके उपस्थिति में? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल के देगा। और क्या बनाया? C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज, और इसी की आवश्यकता थी पेड़ पौधा को। और कचरा क्या बनाया? बाय प्रोडक्ट क्या बनाया? 6 ऑक्सीजन के अणु बनाए और 6 जल के अणु बनाया। और इस दोनों कचरा को वो रखेगा नहीं, उसके अंदर कचरा है, कोई काम का नहीं, बाहर निकाल देगा। और यही रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण का। बउआ VBI कर लेना, इसको पूछा जाता है, VBI करो ये रिएक्शन को, ठीक है। और आप जो है इसको एकदम याद रखना, निश्चित रूप से याद रखना, बोर्ड एग्जाम में समझ लो पूछ लेगा। स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है पौधे के अलग अलग हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की अलग अलग भूमिका निभाते हैं। अब पौधा क्या हो रहा है? पौधा का बहुत सारा भाग है, पत्ती है, जड़ है, तना है। वो क्या कर रहा है? सब भाग जो है मिलकर प्रकाश संश्लेषण में। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज, मतलब जो वो उसी के योगदान की वजह से वो बना है, नहीं। अगर जरा सोचो, आप केवल पढ़ने में अच्छे हो तभी आप DM, DSP, IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर बनोगे, ये छोड़ी नहीं है। आपको बनाने के लिए आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपके परिवार वाले लोग साथ थे, तब जाके आप IAS बनोगे, तब जाके आप DM कलेक्टर बनोगे। सेम उसी प्रकार से हम केवल कह देंगे पत्ती जो है, पत्ती के वजह से ही भोजन बना है, केवल ऐसा नहीं है। वो सब मिलकर, सब जो है जितने भाग है सब मिलकर काम कर रहे हैं। पत्ती भी काम कर रहा है, तना भी काम कर रहा है, जड़ भी काम कर रहा है, तब जाके ये मतलब संभव हो पाता है प्रकाश संश्लेषण। जरा सोचो, जड़ अगर बोल दे कि हम पानी को नहीं लेंगे तो क्या वाटर मिलेगा इसको? बिल्कुल नहीं। तना बोलेगा हम नहीं पहुंचाएंगे पत्ती तक, प्रकाश संश्लेषण होगा? बिल्कुल नहीं। तो सब मिलकर काम करता है, सब योगदान देता है। सबसे पहला भाग पर नजर, पत्ती का क्या योगदान है? अच्छा, पादप में से फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भोजन यही बनता है। जहां कोई चीज बनता है वही तो फैक्ट्री है। जरा सोचो, दुकान को हम फैक्ट्री नहीं कहेंगे। जहां पर जैसे मान लो कोई बिस्किट बन के आया, बिस्किट कोई फैक्ट्री में बना, उसको लाया गया दुकान पे, तो जहां पे लाया गया उसको फैक्ट्री नहीं कहेंगे, वो तो दुकान हो गया। बेचने के लिए जहां लाया दुकान हो गया, जहां पे बना उसको फैक्ट्री कहेंगे। तो बताओ भोजन कहां बन रहा है? पत्ती में। तो याद रखना, पत्ती को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। जो पत्ती होते हैं पेड़ पौधा के, उसे हम फूड फैक्ट्री कहते हैं। उसी प्रकार से पत्ती के ऊपर छोटा छोटा छिद्र है, एस्टोमाटा है। जो कचरा बताए थे ना प्रकाश संश्लेषण बना था, वाटर और ऑक्सीजन, पेड़ पौधा क्या करेगा? अपना एक छिद्र है पत्ती के ऊपर से, उस छिद्र का नाम एस्टोमाटा, उसके द्वारा बाहर कर देता है। और क्या अंदर करेगा? CO2 को, क्योंकि पेड़ पौधा को याद है CO2 का जरूरत था। और CO2 कहां से लिया? वातावरण से लिया। कैसे ले लिया? एस्टोमाटा छिद्र था, उसके द्वारा अंदर किया। ऐसा समझो दरवाजा है, गेट है। कहां पर? पत्ती के ऊपर। और वो गेट खुलता है तो क्या बाहर चला जाता है? हाँ बताओ, क्या बाहर जाएगा? कचरा। क्या कचरा था? बाय प्रोडक्ट। याद है कौन सा बाय प्रोडक्ट? O2 और
H2O बाहर चला गया, और जैसे गेट खुला तो अंदर क्या आया, CO2। बहुत अच्छा। और जैसे गेट बंद हो गया, अब कचरा भी निकलना बंद और CO2 आना बंद। जब जब ये गेट खुलेगा तब तब CO2 अंदर आएगा, और साथ साथ में ऑक्सीजन और वाटर बाहर चला जाएगा। और ये गेट किसका है, वो गेट का नाम एस्टोमाटा है। याद रख लेना, उसका क्या नाम है, एस्टोमाटा नाम है। और वही एस्टोमाटा क्या कर रहा है, यहां पे देखो, ये पत्तियों के सबसे ऊपरी परत, उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। जो सबसे ऊपरी परत होता है पत्ती का, उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। और वही पे, अच्छा गेट कहां होता है बताओ, हमारे घर में इंटर करने का गेट का सबसे आगे, जो हमारा अंदर गेट, घर तो मतलब गेट से इंटर करने के बाद थोड़ा सा अंदर जाके हमारा रूम होता है, हमारे किचन रूम होते हैं, हमारे बाथरूम होते हैं, हमारे बेडरूम होते हैं। लेकिन जरा सोचो, इंटर करने समय में गेट होता है, तो गेट सबसे बाहर है। उसी तरह से पत्ती का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, उसी का नाम एपिडर्मिस है। सबसे ऊपरी त्वचा को ही एपिडर्मिस कहते हैं। और उसी त्वचा पर ये गेट प्रेजेंट है, छिद्र प्रेजेंट है, और उसी छिद्र का नाम एस्टोमाटा है। और उस छिद्र के द्वारा CO2 को अंदर कर लेता है और ऑक्सीजन और H2O को बाहर करता है। आप पूछोगे सर ये ऑक्सीजन अंदर बाहर कैसे हो जाता, अपने आप हो जाता? नहीं, एक प्रक्रिया है जिसको नाम है विसरण, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। याद रख लेना बहुआ, डिफ्यूजन कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, हिंदी में कहा गया इसको, हिंदी में इसको विसरण कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। आप पूछोगे सर ये विसरण क्या होता है, मेरे को तो समझ नहीं आया, मुझे तो नहीं पता विसरण। पता है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं विसरण का। जरा सोचो, आपके घर में गैस सिलेंडर है और उसमें पूरा गैस भरा हुआ है। अब क्या करो, आप गैस सिलेंडर का ढक्कन खोल दो, और ढक्कन खोल के उसमें छेद कर दो, लीकेज कर दो, तो बताओ क्या होगा, गैस सिलेंडर से निकलकर रूम में भर जाएगा। हम पूछेंगे क्यों भर गया, कैसे भर गया, आखिर कौन था जो गैस के अंदर, जो गैस को अंदर से बाहर धकेल दिया? कोई धकेला नहीं, वो था विसरण। विसरण क्या होता है, जब कहीं पर कोई चीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ वो गति करना शुरू कर देता है। जरा सोचो ना, ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ अपने आप जो गति कर लेता है अणुओं का, इसी गति का नाम विसरण है, डिफ्यूजन है। जरा सोचो, गैस के अंदर बहुत सारा गैस भरा था छोटे से जगह में, और हमारे रूम में गैस नहीं था, तो क्या हुआ, बहुत सारे जगह से बहुत ज्यादा मात्रा में जो गैस था वो बाहर निकलकर हमारे रूम में आ गया, क्योंकि हमारे रूम में कम मात्रा था। तो ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाना ही विसरण है, डिफ्यूजन है। समझ में आया ना? तो क्या होता है कि हमारे वातावरण बहुत सारे CO2 है, लेकिन पेड़ पौधा के अंदर नहीं है। तब क्या करेगा, हमारे वातावरण से बहुत सारे मात्रा में CO2 हमारे पेड़ पौधा के अंदर चलाएगा। अच्छा, पेड़ पौधा के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन है और उसमें वाटर की मात्रा है, वो क्या करेगा उतने कम जगह में, तो वो धक्का मार के बाहर निकल जाएगा। यही क्रिया तो विसरण है। समझ रहे हो ना कैसे अंदर बाहर हो रहा है विसरण के द्वारा? आपसे पूछ लेगा कि CO2 जो है पेड़ पौधा के अंदर किस प्रक्रिया के द्वारा अंदर चला जाता है, विसरण के द्वारा। पूछे जाएगा कि स्टोमाटा के द्वारा जो ऑक्सीजन और जल निकलता है वो प्रक्रिया क्या है, विसरण है। क्लियर है? आपका यहां से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप याद रख लेना बहुआ लोग, आप लोग एकदम अच्छे से नोट्स बनाओगे, और ये वीडियो को अच्छे से देखना और हर चीज सीखने का कोशिश करना, रट्टा मारना नहीं। आप रट्टा मार के क्या करोगे आप? जीवन तो ऐसे ही रट्टा मार मार के बर्बाद है। चलो मैं आगे चलता हूं। अब क्या कहा जाता है, एस्टोमाटा पे एक विशिष्ट प्रकार के मतलब कोशिका होती है, और उसी कोशिका के बीच में एक छिद्र पाया जाता है, और उसी छिद्र को हम लोग कहते हैं एस्टोमाटा। और वो जो है छिद्र होता है जो गार्ड सेल के द्वारा बंद होता है और खोलता है। एक गार्ड लगा हुआ है, और वही गार्ड क्या कर रहा है, जब जरूरत पड़ रहा है दरवाजा खोल रहा है, और जब जरूरत पड़ रहा है बंद हो रहा है। अच्छा, ये जरूरत के हिसाब से अंदर बाहर जो है मतलब करने का कोशिश करता है। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे हम मान लो कि हमने दरवाजा में क्या किया, एक गार्ड को बिठा दिया, और वो गार्ड क्या कर रहा है, जब इंसान जरूरत दिख रहा है वो इंसान घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। आप बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में देखो, मतलब देखते होंगे, क्या देखते हैं कि वहां पे एक गार्ड बैठा रहता है,
और जैसे कोई कस्टमर आया, गार्ड दरवाजा खोल दिया, वो अंदर चला गया, और फिर गेट लगा दिया, और फिर कोई निकलने वाला होता है, गेट खोल देता है, निकल जाता है। वही बात है, हमारे जो स्टोमाटा छिद्र है, वो छिद्र पर एक गार्ड बैठा हुआ, उसका नाम है गार्ड सेल, और गार्ड सेल के बीच में छिद्र है, और उस गार्ड सेल के चारों ओर मतलब जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और उसी मतलब कोशिका चारों तरफ से बहुत सारी कोशिकाएं, फिर उसके बीच में गार्ड सेल, और फिर बीच में छिद्र है, और उसी छिद्र को ओपन ओपन क्लोज, खोलना बंद करना काम है गार्ड सेल का, और गार्ड सेल के वजह से वो छिद्र क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। अब ये ओपन क्लोज होना मतलब छिद्र का खुलना और बंद होना ही को कहा जाता है अस्फीति, टर्जिडिटी कहा जाता है। टर्जिडिटी पर ही निर्भर करता है गेट कितना ओपन होगा, कितना। टर्जिडिटी का मतलब जरा सोचो, कितना कस्टमर आ रहा है, कितना जा रहा है, वो एक प्रकार का। अब मान लो कि एक बार में बहुत सारा कस्टमर आया, एक एक सेकंड पर कस्टमर आया, तो वो क्या करेगा, कार्ड एक एक सेकंड वो खोलता रहेगा। सेम उसी प्रकार से जब अंदर में पेड़ पौधा के अंदर में वाटर की मात्रा बढ़ जाती है, तो वाटर धक्का मारता है, और धक्का मारने से गेट मतलब गार्ड सेल को लगता है कि नहीं मैं गेट खोल दूं, और वो गार्ड सेल गेट खोल देता है। और जैसे वाटर निकल गया, तो वो गेट समझता है कि अब निकल गया, वो गेट बंद कर लेता है। तो इसी को कहते हैं टर्जिडिटी, अस्फीति कहा जाता है। एक एक चीज मैं बताओ ना, एक एक चीज आपको समझ आपके ब्लड में घुसा दूंगा, आप बस ध्यान रखो, मेरा वीडियो को अच्छे से पढ़ो। क्या है टर्जिडिटी? कि जब अंदर में कहां पर, पेड़ पौधा के अंदर जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो पानी क्या करता है, मतलब जो है गार्ड सेल को धक्का देता है, और गार्ड सेल तुरंत उसके छिद्र को खोल देता है, और सारा छिद्र से मतलब जितनी भी चीज वाटर और अंदर में ऑक्सीजन थे वो बाहर निकल जाता है, और अंदर बाहर का जो CO2 था वो अंदर आ जाता है। और जैसे पानी निकल गया, अब गार्ड फिर से वो गेट लगा दिया, और इसी को कहा जाता है अस्फीति, टर्जिडिटी का नाम दिया गया है। तो क्या बोला गया है, स्टोमाटा का खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है, टर्जिडिटी पर निर्भर करता है। और जब यही कह रहा है, जब कोशिका में जल अवशोषित करके फूल जाती है तो छिद्र खुल जाता है, और जब बाहर निकल जाती है जल तो छिद्र बंद हो जाता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में? आप लोग कमेंट करके लिखें कि आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ने में, और कहां कहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका भी आप लोग कमेंट में लिखें, ठीक है। मैं उन सबों को हार्ट दूंगा। जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमारे अंदर मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊं, और अच्छे से आपको सिखाने का कोशिश करूं, और आपका कंप्लीट सिलेबस करूं। अगर आप लोग अच्छे कमेंट नहीं करोगे तो मैं भी, मेरे अंदर भी एनर्जी खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर वो जो उत्साह है वो कम हो जाता है। तो आपके ही पावर से मेरा पावर चलता है, आपके ही एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलता है, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे एनर्जी नहीं मिलेगा। तो दबा के लाइक ठोकते रहो, ठीक है, और जरूरतमंद बच्चों तक हमारे वीडियो को पहुंचाते रहो, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको आगे करूं। चलो आप देखो, ये अब डायग्राम अभी जस्ट मैंने समझाया था। अच्छा, ये जो बीच में आप लोगों को दिख रहा है, ये बीच में दिखने वाला है, ये छिद्र स्टोमाटा है, और ये दोनों तरफ से जो आपको गेट लगा, बड़ा सा गेट नजर आ रहा होगा, इसी गेट का नाम है गार्ड सेल। क्या नाम है बउआ? ये गार्ड सेल लगा हुआ है, और इसके तरफ जो है सहायक कोशिका है, ये इसको कहा जाता है सहायक कोशिका। चारों तरफ से जितनी भी कोशिका है ये सब सहायक, देखो ना, ये सब चारों तरफ क्या है, सहायक कोशिका है। इसको कहते हैं सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिका। पीले कलर का आपको दिख रहा होगा, उसको कहते हैं सहायक कोशिका। आपको ये दिख रहा होगा बिंदा बिंदा वाला 2 गेट, इसी को कहा जाता है गार्ड सेल। और ये बीच में जो छिद्र दिख रहा होगा, अरे दोनों तरफ से ये गेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस गेट का नाम क्या है? इस गेट का नाम है गार्ड सेल। और ये बीच में जो छिद्र दिख रहा है, इसी का नाम है स्टोमाटा। और ये पीला पीला क्या दिख रहा है? सहायक कोशिका कहा जाता है, मतलब इसको सब्सिडरी सेल कहा जाता है। ये सब्सिडरी सेल सहायता देता है, सहारा देता है गार्ड सेल को, और गार्ड सेल काम करता है ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ये स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का, ये याद रख लेना। आप लोग स्ट्रक्चर भी बनाना स्टोमाटा का, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम क्या देना? स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। क्या नाम है? स्टोमाटा।
या हिंदी में क्या बोलेंगे, स्टोमाटा की संरचना। और लिख लेना, याद रखना, स्टोमाटा की संरचना। ठीक है, आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ देना, ऐसा नहीं कि आप सर नहीं देख रहे हो, मैं सबको वॉच कर रहा हूं, मैं मुझे सब कुछ दिखाई देता है, रूम पे आके आपके खोपड़ी को तोड़ दूंगा। ठीक है, इसलिए आपको बनाना है। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ले लिए क्या, आगे बढ़ूं, अब से आपका बायोलॉजी रेगुलर होगा। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ता हूं। अब देखो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, बोलोगे सर दिखाओ दिखाओ कैसे हो रहा है, आपको फील होगा, आपके अंदर घुस जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, दबा के ठोको, शेयर करो। ठीक है, ताकि सभी बच्चों तक जो है हमारे मेहनत जो है उस तक पहुंच पाए, हमारी किया हुआ मेहनत उसके अंदर रंग लाए। अब पता है एक गुरु और एक माता पिता कब खुश होते हैं, जब उसके बच्चे उसके बताए गए संस्कारों पर, उसके बताए गए ज्ञानों पर वो चलकर बहुत जीवन में ऊंचे मुकाम को हासिल करता है। उस समय सीना जो है वास्तव में 36 इंच का हो जाता है। तो मैं चाहता हूं आप लोग भी जो है हमारा नाम ऐसे ही रोशन करे, ताकि मैं आपको गर्व से कह सकूं वो आईएएस ऑफिसर, वो मतलब जो फलाने जो ऑफिसर हैं वो हमारे बच्चे हैं, उनको हमने पढ़ाया है। उससे गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। ठीक है, एक तरफ मतलब जो सारे धन एक तरफ और वो सम्मान एक तरफ, उस सम्मान की तुलना कभी नहीं की जा सकती। ठीक है ना, चलो मैं दिखाऊं वीडियो, आप जरा गौर करना। यहाँ पे ये पत्ती देख रहे हो ना, ये स्टोमाटा है बेटा, देख रहे हो ये जो खुला ये छिद्र स्टोमाटा है। एकदम अच्छे से आप यहाँ पे ध्यान लगा के देखना, मैं यहाँ क्या बता रहा हूं, ये जो है ये छिद्र आप जब देख रहे हो स्टोमाटा है, ये चारों तरफ से ये देख रहे हो ना, ये वाला मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूं, ये चारों तरफ ये जो लगा हुआ है ये गार्ड सेल है, और इधर भी लगा हुआ है गार्ड सेल। देखना गार्ड सेल कैसे ओपन क्लोज करता है, इस बात को देखो। और इसके ये वाला जो कोशिका आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला मैं इसको पीले कलर से दिखाता हूं, ये वाला, ये इसको सहायक कोशिका, ये क्या है, ये चारों तरफ से आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है, सहायक कोशिका है। ये क्या है, चारों तरफ से सहायक कोशिका, ये तरफ से क्या है, सहायक कोशिका, इस तरह से सहायक कोशिका है। इसको कहते हैं सब्सिडरी सेल, सहायक कोशिका। नाम लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में। और ये कौन सा है, ये आपका है गार्ड सेल, क्या नाम है, गार्ड सेल नाम है। और ये आपका क्या है, स्टोमाटा। आग लगा दो माय डियर, बोलना कि मैंने अब रट्टा मार पढ़ाई छोड़ दिया है, अब मैं कहां पढ़ रहा हूं, अब मैं ध्यानम क्लास का बच्चा हूं, अब मुझे कॉन्सेप्ट के द्वारा पढ़ना होगा, अब मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ही पढ़ूंगा और कोई दूसरा मेथड नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, आप लोग देखना कैसे गेट खुलता है, कैसे CO2 इंटर करता है और कैसे ऑक्सीजन बाहर जाता है। देखो देखो दिखाई दे रहा है, ये गार्ड सेल है, कैसे ओपन क्लोज कर रहा है, ये ओपन क्लोज, ये ओपन होता है तो ये गार्ड सेल इधर खिसक जाता है। अब देखो CO2 अंदर जा रहा है, खुला तो अंदर गया, गेट बंद। और उसी समय में जब CO2 अंदर जा रहा था ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, ऑक्सीजन ये O2 है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और इसके साथ साथ वाटर भी निकलेगा। अब देखते रहना कैसे ओपन क्लोज हो रहा है। ये स्टोमाटा है, देखो वाटर भी निकल रहा है, ऑक्सीजन भी निकल रहा है। जो रेड कलर का था CO2 था, ब्लू कलर का था ऑक्सीजन था, और देखो ना रेड कलर, ब्लू कलर और पिंक जो कलर है, सॉरी वायलेट जो कलर है, बैगनी कलर है, वो क्या है, हमारा जल है, वाटर। देखो ये खुल रहा है, एक ही साथ निकल रहा है। ऐसा नहीं कि CO2 को अंदर करेगा तब गेट बंद, ऐसा नहीं होगा। जब गेट खुलेगा CO2 अंदर और क्या बाहर, O2 बाहर और वाटर भी बाहर। ये एक बार में होता है। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लें क्या हो रहा है। देखो ये खुला, गार्ड सेल पीछे खिसक गया, ये रेड मतलब जो ये आपको दिख रहा है कलर, ये है गार्ड सेल। येलो कलर को दिखा है गार्ड सेल है। ओपनिंग क्लोजिंग करने में गार्ड सेल मदद करती है। देखो ये रेड कलर का CO2 अंदर जा रहा है,
अब देखो O2 जो ब्लू कलर का है वो बाहर आ रहा है। अब देखो, अब जो हमारे पास जो कैसा कलर है वो बैगनी कलर है, बैगनी कलर को वाटर है वो भी बाहर आ रहा है। और ये सब एक साथ होता है, आपको ये समझाने के लिए दिखा रहा है। अब CO2 के अंदर O2 और मतलब जो है H2O बाहर निकल गया, ये एक साथ होता है, एक साथ, ये याद रख लेना। देखो ना, एक साथ अंदर बाहर जा रहा है। ये ओपन क्लोज करने में कौन मदद किया? ओपन क्लोज करने में मदद कौन किया है? कार्ड सेल किया। आप इसके संरचना ये वाला निश्चित बना लेना आप लोग, ठीक है। चलो मैं अब आगे जाता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है? चलिए बुआ, आज बहुत समय हो गया, आज आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं अगले टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी, जय कृष्णा, और एनर्जी के साथ पढ़िए, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।